एवरीवन, आई एम किशोर कारसेकर। तो चलो, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मतलब फ़ोन आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप बी फार्मेसी के बारे में कुछ बता दीजिए, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स मतलब इंजीनियरिंग के लिए आप रिगार्ड कर रहे हैं, आईआईटी के लिए रिगार्ड कर रहे हैं, लेकिन बी फार्मेसी के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहा है। तो मैं आज जो ये वीडियो लेके आया हूँ, आपको बी फार्मेसी की प्रोसेस कैसी होने वाली है, आगे क्या करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। अब तक आपने रजिस्ट्रेशन और स्क्रूटनिंग करके लिया होगा आपका अपना रजिस्ट्रेशन, तो आगे क्या प्रोसेस है मैं आपको वन बाय वन ईच एंड एवरी स्टेप के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं आज के दिन। आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, December 15 से लेके 21 दिसंबर तक आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। तो आज क्या है 18 दिसंबर से, तो 18 दिसंबर मतलब बहुत सारे स्टूडेंट 80-90% स्टूडेंट्स का तो 15 तक ही कंप्लीट हो चुका था। गवर्नमेंट ने क्यों डेट बढ़ाई ये मैं भी एग्जैक्टली रीज़न नहीं बोल सकता आपको, ठीक है। तो आगे आपको आपका प्रोसेस क्या है, आगे आपका प्रोसेस ये है कि फर्स्ट आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगने के बाद आपको 2 दिन का ग्रीवियंस पीरियड मिलेगा, अगर कुछ मिस्टेक हो चुकी है या कुछ प्रॉब्लम है आपका उसमें, तो बाद में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगा। एंड आफ्टर 24 या 25 के बाद आपका कैप राउंड प्रोसेस चालू होने वाला है। तो मैं आपको आज कौन सी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में क्या क्या करना पड़ेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट में क्या करना पड़ेगा, बाद में जो आपको कैप राउंड फिलअपिंग करनी है, और महाराष्ट्र के बी फार्मेसी में कौन से टॉप 10 कॉलेजेस है, ये मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ। इसलिए प्लीज़ आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए। ऐसा नहीं कि आप मतलब थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन ले लिए बाद में आपने वीडियो छोड़ दिया, इसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि जो टॉप 10 कॉलेजेस है वो मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि वो प्रोसेस कॉलेज सिलेक्शन की लास्ट में ही है एज अ प्रोसेस। ओके, तो चलो आप आज अब बात करते हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बारे में। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में क्या करना है हमें, और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कब लगेगी, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपकी लास्ट डेट क्या है एडमिशन रजिस्ट्रेशन एंड ई वेरिफिकेशन की 21 दिसंबर। तो उसके 2 दिन बाद आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगने के बाद जिस स्टूडेंट्स ने अगर गलती से कुछ नाम गलत हो गया या जेंडर चेंज हो गया, इस साल तो 2 बार जेंडर उन्होंने वेरीफाई किया, फिर भी कुछ चेंज हो गया, या किस स्टूडेंट्स ने TFWS ऑप्शन भरते टाइम नो किया होगा लेकिन अभी उसे यस करना है, तो ऑप्शन आप चेंज कर सकते हैं। इनकेस कुछ स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपका कैटेगरी 2 ओपन हो चुका है, तो वो स्टूडेंट 2 दिन में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके जो भी आपकी कैटेगरी के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, आई मीन कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमिलियर या वैलिडिटी, जो भी आपका रिमेन है वो आप कंप्लीट करके अपना सबमिशन करवा सकते हो प्रोविजनल की ग्रीवियंस पीरियड में। प्रोविजनल में और एक बात की आपको चेक करनी है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि आज तक आपका सभी स्टूडेंट्स ने देखा है कि परसेंटाइल के हिसाब से आप रैंक निकाल रहे हैं, या परसेंटाइल के हिसाब से आप कॉलेज निकाल रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन उस दिन ले सकते हैं आप प्रोविजनल के दिन। कैसे ले सकते हैं कि उस दिन आपका फर्स्ट अपन ऑल इंडिया रैंक आएगा, सेकेंड आपका स्टेट रैंक आएगा, बाद में आपने जिस कैटेगरी से अपने फॉर्म रजिस्टर्ड किया है उस कैटेगरी का आपका कैटेगरी रैंक आएगा। और अगर जिस स्टूडेंट्स ने TFW एस किया है तो उसका TFW स्टेट रैंक मेंशन हो जाएगा। प्रोविजनल में इतने सब रैंक आपके आ जाएंगे। ओके, एक बात जो आप स्टूडेंट्स मतलब एग्रीगेट के हिसाब से कॉलेज निकाल रहे थे, तो मत निकालिए, क्योंकि एग्रीगेट के हिसाब से आपको उतना एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं मिलता है जितना रैंक के हिसाब से मिलने वाला है। तो आप क्या कीजिए, जो रैंक आने वाला है उसके हिसाब से बाद में आप कॉलेज शॉर्ट लिस्ट बना के कॉलेज फिलअप कर सकते हैं वहाँ पे। तो अभी हम क्या देखेंगे इसमें कि प्रोविजनल में जो अपना रैंक आता है वो रैंक कितना स्टेबल रहता है, उसमें कुछ रैंक कम होता है या कभी कभी कुछ रैंक बढ़ जाता है, तो ये देखेंगे हम उसके पहला। तो क्या रहता है कि जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रहती है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का रैंक, जो समझो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 1000 रैंक है, तो 1000 से लेके उसका रैंक 1200, 1150 ऐसा कुछ तो समथिंग बढ़ जाता है। उसका रीजन क्या है, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहले ओपन से फॉर्म भरा होता है, बाद में कैटेगरी की सबमिशन करके कैटेगरी में आ जाते हैं, तो उसकी वजह से आपका प्रोविजनल में डेफिनेटली 1 लाख 1 तक का बोल देते हो कि आपका रैंक बढ़ेगा। और जो भी आपका रैंक बढ़ने वाला है वो आपको फाइनल में क्लियर पता चल जाएगा। कि जो मेरा ऑब्जर्वेशन है आज तक का, तो मैंने देखा है कि 5-6 साल में बहुत सारे स्टूडेंट्स का रैंक बढ़ा ही है, किसी स्टूडेंट्स का रैंक कम नहीं हुआ। 99% रैंक बढ़ता ही है। तो जो रैंक आपका बड़ा है और जो आपको फाइनल में आपका रैंक आ जाएगा वो ही आपका रैंक
आपकी जो बी फार्मेसी की प्रोसेस है कि आप 1 से लेके जब तक आप कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते तब तक आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट में रैंक आने वाला है वही आपका रैंक रहेगा। बाद में आपका कोई रैंक चेंज नहीं होता, ये आप पहले क्लियर कर लीजिए। आपका रैंक कब चेंज होगा? प्रोविजनल के बाद चेंज होगा, लेकिन जब फाइनल रैंक लिस्ट आ जाएगी तो आपका रैंक कभी चेंज नहीं होगा। सॉरी, फाइनल रैंक लिस्ट नहीं होती, फाइनल मेरिट लिस्ट होती है, गलती से बोल दिया मैंने। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जब आएगी तब आपका रैंक जो भी है वो फिक्स रैंक रहेगा। तो ये हो गया प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट। नाउ अब TFWS के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर TFWS ऑप्शन कैसे भरना है? अगर मैंने TFWS यस किया है तो मुझे बस TFWS ऑप्शन ही भरना है या अदरवाइज भी मैं ऑप्शन फिलअप कर सकता हूँ? तो मैं उसका भी एक क्लियरिफिकेशन यहाँ पे करने वाला हूँ। TFWS किसे लेना है ये पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। जिस स्टूडेंट्स ओपन में है, ओबीसी में है, और जिस स्टूडेंट्स का पेरेंट का इनकम बिलो 8 लाख है, उसी स्टूडेंट्स को TFWS अप्लाई करने आएगा और वही स्टूडेंट्स अप्लाई कीजिए। अदरवाइज SC ST VJ जितने भी स्टूडेंट्स हैं कैटेगरी स्टूडेंट्स, उनको कुछ भी TFWS यस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनकी ऑलरेडी ट्यूशन फीस माफ़ रहती है। तो उसके लिए उनको अलग से TFWS यस करके TFWS के ऑप्शन बढ़ाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं। तो ये आप समझ लीजिए कि TFWS किसे यस करना है, ये भी बात आपको क्लियर कर रहा हूँ मैं। और कौन से कॉलेज में TFWS अप्लाई करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, TFW फर्स्ट ऑप्शन से लेकर लास्ट ऑप्शन तक भर देते हैं, लेकिन इसका कुछ भी बेनिफिट नहीं होता। जो आप ऊपर जो कॉलेज को TFW दे रहे हैं, तो पहले रैंक, आपका खुद का रैंक चेक कीजिए कि अपना रैंक क्या है, वहाँ पे अपना रेगुलर की सीट से नंबर लगता है या नहीं, ये भी चेक कर लिए। अगर नहीं लगता तो वहाँ पे TFWS क्यों भरना है, बराबर है। और सबसे बड़ी बात, मैं एक इम्पोर्टेंट बात बोल देता हूँ आपको कि किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज को TFWS ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी वहाँ की ट्यूशन फीस बहुत कम रहती है, इसके लिए वहाँ पे TFWS ऑप्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो TFWS कहाँ देना, जिस कॉलेज आप जहाँ से प्राइवेट कॉलेज स्टार्ट करोगे, इवन वो हायर रैंक का भी रहा, आपके रैंक में नहीं आता, ठीक है, यहाँ पे आप TFWS ऑप्शन फर्स्ट, बाद में आप रेगुलर ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो मतलब TFWS ऐसा मत कीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑल TFW दे दो, बाद में सब रेगुलर दे दो। इससे क्या होता है, आपकी ऑप्शन जो प्रायोरिटी बहुत नीचे आ जाती है, जो आपको कॉलेज मिलने वाला है वो बहुत आपके मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में नीचे आ जाता है। तो आप जितना हो सके 1 ऑप्शन TFWS 1 ऑप्शन रेगुलर, ऐसा अगर आप रखा आपने तो आपको इसका ह्यूज बेनिफिट मिल सकता है। ओके, तो अभी अपना प्रोविजनल हो गया, फाइनल मेरिट लिस्ट हो गया, बाद में मैंने TFWS के बारे में बता दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कैप राउंड प्रोसेस। अभी कैप राउंड प्रोसेस में क्या करना पड़ेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सर कैप राउंड प्रोसेस कब, कैसे और कितने दिनों के लिए होगा। ओके, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कैप राउंड ये जो प्रोसेस है, उसके पहले आप जो अपना फाइनल मेरिट लिस्ट में जो रैंक आया है वो रैंक पहले चेक कर लीजिए कि अपना रैंक क्या है। उसके हिसाब से फाइनल मेरिट लिस्ट जब लगने वाली उसी दिन आपका सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। सीट मैट्रिक्स आने के बाद आपको केयरफुली चेक कीजिए कि कौन से कॉलेज में कितनी जगह आपको मिली है। समझो ओपन के कैंडिडेट, ओपन के लिए कितनी सीट्स हैं, उसमें ओपन में डिवाइडेशन हो जाएगा, ओपन जनरल और फीमेल में हो जाएगा डिवाइडेशन, बाद में OBC जनरल और फीमेल में डिवाइडेशन हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जनरल एंड फीमेल, वहाँ पे क्या करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स की जनरल एंड जेंट्स यानी फीमेल एंड इज अ लेडी सीट ऐसे कंसिडर करते हैं, लेकिन जनरल में सभी स्टूडेंट्स आ जाते हैं। इवन वहाँ पे जनरल अगर कंसिडर किया तो आप बहुत सारे कैटेगरीज के भी स्टूडेंट्स आते हैं, इवन फीमेल कैंडिडेट की भी सीट अलॉटमेंट हो सकती है जनरल में। तो वो जनरल में जेंट्स नहीं है, तो जनरल में जनरल ऑल स्टूडेंट्स के लिए है। बाद में फीमेल जो है तो स्पेसिफिक रिजर्वेशन के हिसाब से फीमेल का सीट आ जाएगा आपका। ओके, तो अभी सीट मैट्रिक्स में आपने अपने कितनी सीट्स है वहाँ पे ये चेक करना है, और उसके हिसाब से कैप के लिए आपको ऑप्शन फॉर्म शॉर्ट लिस्ट बनानी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया, बिना सीट मैट्रिक्स देके, बिना फाइनल रैंक देके अपने आप एक 10-12 कॉलेज निकाले हैं और वही कॉलेज आप फाइनल कर रहे हैं। लेकिन दिस ईयर जो भी प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत शॉर्ट टाइम प्रोसेस है। इसमें आपके बस 2 ही राउंड होने वाले हैं और आगे आपका इंस्टीट्यूट लेवल राउंड होने वाला है। तो बी केयरफुली, आप जो लिस्ट बना रहे हैं वो थोड़ी लिस्ट अगर आपने बढ़ा भी ली तो आपका कुछ लॉस नहीं है, लेकिन कम की तो आपका डेफिनेटली लॉस हो जाएगा। तो आपको गवर्नमेंट ने अगर इंफॉर्मेशन वाउचर देगा गवर्नमेंट का, तो उन्होंने क्या मेंशन किया, आपको फर्स्ट से लेके 300 चॉइस आप भर सकते हैं। तो कंजूसी क्यों करनी है, आपको 300 ऑप्शन भरना है तो आपके रैंक के हिसाब से एटलीस्ट आप 25 ऑप्शन तो भर दीजिए।
ओके, क्योंकि क्या है बाद में अगर सेकंड राउंड के लिए आप मतलब बोलेंगे कि मुझे ऑप्शन में बढ़ाऊंगा, तो उसका फायदा नहीं होगा। अगर ऑप्शन बढ़ाने हैं तो आप फर्स्ट राउंड को ही बढ़ाइए, सेकंड राउंड को अगर आपने ऑप्शन ऐड किए तो उसका फायदा आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, तो आपको जो ऑप्शन देने हैं वो फर्स्ट राउंड के अच्छी तरह से देना पड़ेगा। और अभी सेकंड बात क्या है, ऑप्शन फॉर्म भरते टाइम क्या करना पड़ेगा, आपको एक सिंपल सिंपल मैं प्रोसेस बताता हूँ। वन साइड पे आपने आपको कॉलेज कोड लिखिए, बाद में आप कॉलेज कौन सा डालने वाले ये लिखिए, उसकी शॉर्ट लिस्ट बनाइए, आपको कौन से सीक्वेंस से कॉलेज डालने हैं उसकी शॉर्ट लिस्ट बनाइए, और उस शॉर्ट लिस्ट बना के ही आप ऑप्शन फॉर्म फिल कीजिए। वहाँ पे अगर आपने साइड पे ऑप्शन फॉर्म ओपन किया तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा है, डिपार्टमेंट का कॉलेज कौन सा है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज कौन सा है, इसमें आप कन्फ्यूजन आप करके लेंगे। तो इसकी वजह आप एक शॉर्ट लिस्ट निकालिए, वहाँ पे क्लियरली फर्स्ट चॉइस दीजिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, सेकंड चॉइस प्राइवेट कॉलेज के लिए। अगर किसी स्टूडेंट्स को उसकी कन्वीनियंस के हिसाब से नियर बाय प्लेस या उसके होम टाउन या जिस जैसा भी उसका प्रेफरेंस है उसके हिसाब से बस शॉर्ट लिस्ट निकाल के ऑप्शन दीजिए। ऐसा नहीं कि साइड खोली, कॉलेज दिखा, क्लिक किया, लिया, सीक्वेंस लगाया और बाद में छोड़ दिया, ऐसा मत करो आप, क्योंकि दिस ईयर बी फार्मेसी की ऑलरेडी बहुत कम सीट्स है, और सीट्स कम है और नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है दिस ईयर। ओके, तो इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ऑप्शन भर दिया और आपका दोनों राउंड नॉट अलाउड, बाद में तो आपको सिर्फ इंस्टीट्यूट लेवल एडमिशन लेना पड़ेगा। तो आप जब भी ऑप्शन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो फिल करते समय आप पहले शॉर्ट लिस्ट निकाल लीजिए, बाद में आप फॉर्म फिलअप कीजिए। और दूसरा, फॉर्म का रूल्स एंड रेगुलेशन में क्या है, जो भी आप ऑप्शन फॉर्म दे रहे, जो भी आप ऑप्शन दे रहे, वहाँ पे आपको ऐसा फर्स्ट ऑप्शन देना है कि जहाँ पे आपका नंबर भी लगा तो आपको कुछ रिग्रेट नहीं होने वाला, वैसा आप ऑप्शन दीजिए। मैं आपको वो ऑप्शन बोल देता हूँ, आईसीटी माटूंगा जो मुंबई का कॉलेज, जो सभी स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑप्शन वही दिया तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मैं आईसीटी माटूंगा आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि फर्स्ट ऑप्शन आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउचर अगर आपने चेक किया तो बस 2021 में ऐसा रूल नहीं है, इसके पहले भी जो भी स्टूडेंट्स को अगर फर्स्ट चॉइस अलाउड होती थी उसकी एटो फ्री चॉइस होती थी, उसके लिए नेक्स्ट राउंड या अदर राउंड उस एलिजिबल नहीं रहता था, उसके लिए बस एक ही राउंड रहता है, बाद में इंस्टीट्यूट लेवल राउंड। तो आप जो भी लोअर रैंक के कॉलेजेस है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मत दो, जो भी हायर रैंक के, पता है मुझे नहीं लगने वाला कॉलेज जो बहुत हाई रैंक है, लेकिन फर्स्ट सेकंड ऑप्शन देने के लिए कुछ दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या है, बी फार्मेसी में ऑलरेडी महाराष्ट्र में अभी जब मैं जितना डेटा कलेक्ट कर पाया हूँ वहाँ तक मुझे 177 समथिंग कुछ तो बी फार्मेसी के लिए कॉलेजेस है। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स अभी जैसे समझो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहती है जाने एडमिशन लेने की, पूना यूनिवर्सिटी। तो पूना यूनिवर्सिटी में 59 कॉलेजेस हैं, बराबर है। अगर यही रेशियो अगर इंजीनियरिंग में आप कंसिडर करते हो तो वहाँ पे 113 कॉलेजेस इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन बी फार्मेसी के लिए ओनली 59 कॉलेजेस पुणे यूनिवर्सिटी में है। तो बी केयरफुली ऑप्शन आपको फिल करना पड़ेगा। ओके, अगर आप अपने लोकल कॉलेज, बी फार्मेसी का एक बात बोल देता हूँ मैं, अगर आपने थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी कॉलेज लिया तो इतना इफेक्ट आपके प्लेसमेंट या अदर चीज़ों पे नहीं होता। तो क्या है, अगर आप ऑप्शन देते हो तो जैसे मैंने बोला, एक टॉप शॉर्ट लिस्ट निकाल लीजिए, बाद में आप उसमें गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज, बाद में यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट या जो भी गवर्नमेंट एडेड वगैरह कॉलेजेस है उसकी अलग से एक लिस्ट निकाल लीजिए और उसके हिसाब से फिल करो। तो अभी लास्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि महाराष्ट्र में टॉप कॉलेजेस कौन से हैं और कौन से कॉलेज की प्रायोरिटी टॉप 10 में होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोल देता हूँ। महाराष्ट्र में अगर आप सोचते हो कॉलेज लेने के लिए तो फर्स्ट ऑप्शन जैसे मैंने अभी बताया आईसीटी माटुंगा, इससे भी स्टूडेंट्स का फर्स्ट ऑप्शन आईसीटी माटुंगा रहा तो भी चलेगा। और एक बात बोलना चाहता हूँ, जो भी अगर लेडीज कैंडिडेट है उनके लिए महाराष्ट्र में बी फार्मेसी के लिए ओनली फॉर लेडीज, जैसे इंजीनियरिंग में कमिंस कॉलेज ओनली फॉर लेडीज के लिए, भारतीय विद्यापीठ ओनली फॉर लेडीज के लिए, एसएनडीटी ओनली फॉर लेडीज के लिए, ऐसे कॉलेजेस है। वैसे ही बी फार्मेसी में ओनली फॉर लेडीज के लिए ऑप्शंस है। मैं आपको कॉलेज भी बता देता हूँ कि लेडीज ओनली लेडीज कॉलेज के लिए आप सबसे फर्स्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं एसएनडीटी कॉलेज, ये मुंबई का कॉलेज है, आप वहाँ पे चूज कर सकते हैं। जिसको अगर ओनली, जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट रहते हैं कि ओनली लेडीज कॉलेज होना चाहिए, वहाँ पे अगर रहा तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा। तो उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ मुंबई में फर्स्ट जो आपको लेडीज के लिए ऑप्शन देना है तो फर्स्ट ऑप्शन अपने एसएनडीटी मुंबई ले सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन आपको देना है तो पेस मॉडर्न पुणे का कॉलेज है वहाँ पे दे सकते हैं, थर्ड ऑप्शन आप प्रवरा कॉलेज नासिक में। ये ओनली 3 कॉलेजेस है पूरे महाराष्ट्र में जहाँ की ओनली लेडीज के लिए कॉलेजेस है।
और आपको एक और बेनिफिट मिल जाएगा, वहाँ पे सीट डिवाइडेशन जनरल के लिए नहीं होगी, जो जनरल के लिए बिल्कुल नहीं होगी, वहाँ पे सिर्फ फीमेल सीट फिलअप हो जाएगी। ठीक है, तो ये अभी क्लियर हो गया लेडीज़ के लिए। ओके, तो अभी मैं नेक्स्ट कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि सर गवर्नमेंट कॉलेज कौन से बी फार्मेसी में, तो मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ कि बी फार्मेसी में टोटली 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। उसमें फर्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज है गवर्नमेंट अमरावती, गवर्नमेंट औरंगाबाद, गवर्नमेंट रत्नागिरी, गवर्नमेंट नागपुर और गवर्नमेंट कॉलेज कराड़। ये 5 कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है। बाद में एडेड और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में ऐसे कुछ समथिंग कॉलेजेस हैं, लेकिन ऐसे कुछ कॉलेज है लेकिन गवर्नमेंट से भी अच्छे कॉलेजेस हैं, तो आप उस कॉलेज का भी आपको थोड़ा सा लिस्ट में अगर आए तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर इस कॉलेज में आपका नंबर लगेगा तो आपके लिए एक तो इंफ्रा अच्छा रहेगा, प्लेसमेंट के हिसाब से देखें तो वो अच्छा रहेगा, बाद में एकेडमिक भी आपके लिए पूरा अच्छा रहेगा। तो मैं आपको टॉप 10 कॉलेजेस बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट कॉलेज है आईसीटी माटुंगा, लिख लीजिए चाहे तो आप लोग, आपको लिखना है तो, अगर आप नोट डाउन करके कॉलेज का ये कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिट होगा। मैं फर्स्ट से रिपीट करता हूँ कौन से कॉलेज लेने हैं, और कुछ स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स ऐसे आ गए कि सर कॉलेज कोड कौन सा होता है, कॉलेज कैसे चूज करें, एक नाम के ऐसे 2-3 कॉलेजेस रहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। फिलहाल में जो जितना पॉसिबल हो सके मैं उसको आपको कॉलेज कोड भी दे सकता हूँ। ओके, चलो, तो फर्स्ट कॉलेज है आईसीटी माटुंगा, उसका आप कॉलेज कोड लिख लीजिए 3036। एंड ईएसटी एंड ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट जितना मुझे निकालने आता है मैंने उतना आपको एग्जैक्ट डेटा देने की कोशिश की है। इसका 1958 इस्टेब्लिशमेंट है। सेकेंड कॉलेज, अगर आपको फीस का कोई टेंशन नहीं है या कुछ प्रॉब्लम नहीं है फीस के बारे में, तो आप सेकेंड कॉलेज ले सकते हैं बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी। बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी ले सकते हैं, उसका कॉलेज चॉइस कोड है 3016। ओके, 3016, और उसकी ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है 1970। ओके, ये सेकंड कॉलेज। बाद में जैसे मैंने कहा कि आप मतलब गवर्नमेंट कॉलेज भी ले सकते हैं, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज कराड़ भी ले सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज कराड़ का कोड मैं बोल देता हूँ, कॉलेज कोड 6008। बाद में आप गवर्नमेंट रत्नागिरी भी ले सकते हैं, उस कॉलेज का कोड है 3005। अगेन रिपीट करता हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज रत्नागिरी 3005। बाद में आप ले सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज औरंगाबाद, उसका कॉलेज कोड है 2009, और उसकी इस्टेब्लिश है 1996। और रत्नागिरी की बात रह गई थी इस्टेब्लिश, और कराड़ की रह गई थी, उसकी इस्टेब्लिश है 1964। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कराड़, इसका कॉलेज कोड मैं अगेन रिपीट करता हूँ 6008, और इसकी ईयर ऑफ इस्टेब्लिश है 1964। बाद में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज कराड़ सॉरी रत्नागिरी कहा था, उसकी कॉलेज कोड है उसका 3005, और उसकी ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है 2009, मतलब 2009 का कॉलेज है। बाद में मैंने आपको बोला था गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ औरंगाबाद, उसका कॉलेज चॉइस कोड है 2009, इसकी ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है 1996। ओके, ये मतलब गवर्नमेंट कुछ और गवर्नमेंट एडेड कुछ कॉलेज ले सकते हैं। ओके, ठीक है, ये अभी टॉप मतलब टॉप मैंने 5-7 कॉलेज बोल दिए। बाद में आप मुंबई का कॉलेज और एक है बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये भी कॉलेज आप अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं टॉप 10 के हिसाब से। वहाँ पे आपका कॉलेज कोड बोल देता हूँ मैं 3016, एंड कॉलेज का इस्टेब्लिश है 1970। ओके, बाद में मुंबई के कॉलेज है केएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कॉलेज कोड है 3015, और कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट है 1971। ओके, बाद में डिपार्टमेंट ऑफ नागपुर फार्मेसी कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ नागपुर फार्मेसी कॉलेज, उसका कोड है 4006, और ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है 1956। ये भी टॉप रैंक में कॉलेज आ जाता है। ओके, नेक्स्ट कॉलेज है NDMVP नाशिक, कॉलेज कोड है 5005, और उसकी ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है 1982। ओके, तो अभी 9 नंबर का कॉलेज में बोल देता, मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट ऑफ फार्मेसी, उसका कॉलेज कोड है 3226। अच्छा कॉलेज है, ले सकते हैं ऑप्शन में। बाद में पुणे का कॉलेज महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ फार्मेसी कॉलेज, कॉलेज कोड है 6255, और कॉलेज की इस्टेब्लिश है 1997।
ओके। ये मेरे हिसाब से जो मैं एनालिसिस करता हूँ, जो मैं स्टूडेंट्स के लिए गाइड करता हूँ, या हमारे रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये प्रोसेस करता हूँ, उनके लिए निकाले वाले टॉप 10 कॉलेजेस है, इसलिए मैं आपको भी शेयर कर रहा हूँ। तो ये पूरी लिस्ट अगर आपने टॉप 10 में रखी तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा और मैं और भी आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आऊँ, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स हेल्पलाइन सेंटर का चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे, जितना आप कमेंट्स करोगे, उसके रिगार्डिंग मैं आपको लिए अच्छे अच्छे और नए नए वीडियो और न्यू न्यू अपडेट्स लेके आ सकता हूँ। क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि स्टूडेंट्स के एग्जैक्ट डाउट्स क्या चल रहे हैं मन में, या उनके प्रॉब्लम्स क्या है कॉलेज रिगार्डिंग, अदरवाइज फीस रिगार्डिंग, या जो भी कुछ है उस रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स है, जब तक आप मुझे कमेंट नहीं करोगे या मेरा पूरा सेशन है देखोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। अभी मैं नेक्स्ट एक वीडियो लेके आने वाला बी फार्मेसी प्रोसेस के बारे में, जो भी अभी मैंने टॉप 10 कॉलेजेस बताए या और भी कॉलेजेस अभी जैसे कि गवर्नमेंट एडेड एंड देन प्राइवेट कॉलेज, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा। ओके, गवर्नमेंट कॉलेज का तो फीस कम ही रहता है, लेकिन जो भी प्राइवेट कॉलेजेस है उसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या शिक्षण समिति शुल्क पे फीस देख रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ओनली ट्यूशन फीस और समथिंग अदर फीस रहती है, लेकिन एक्चुअल कॉलेज जाते टाइम आपको रिफंडेबल डिपॉजिट, बाद में आपको डेवलपमेंट फीस, ऐसे बहुत सारे अलग से नए नए बोले तो 10,000 से लेकर 25,000 तक एक्स्ट्रा फीस लगती है। तो वो भी मैं आपको पूरा फीस स्ट्रक्चर देने की कोशिश करता हूँ। तो आप नेक्स्ट वीडियो में फीस स्ट्रक्चर के लिए वेट कीजिए, मैं जितना हो सके आपको मैक्सिमम कॉलेज का एग्जैक्ट फीस दे सकता हूँ। ओके, अगर मैं ट्राई करूँगा जितना जल्दी हो सके, जैसे मेरे टाइम रिक्वायरमेंट की जगह मुझे टाइम मिलेगा, वैसे मैं आपको न्यू अपडेट दे दूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स हेल्पलाइन सेंटर।